जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का वेरी वेरी वेलकम। अब तक हमने क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हमने अब तक देखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के एक प्रकार संयोजन अभिक्रिया के बारे में देखा है। अब हम उसके नेक्स्ट टाइप वियोजन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत है। हमने देखा था कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अभिकारक आपस में मिल रहे थे और अभिक्रिया के पश्चात एक, दो या दो से अधिक नए प्रतिफल का निर्माण कर रहे थे। लेकिन इसके ठीक विपरीत वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक एक ही रहता है, अर्थात एकल अभिकारक अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करते हैं। इस तरह वियोजन अभिक्रिया की हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। FeSO4, इसे हम पढ़ते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट अब ये अभिक्रिया करेगा, अर्थात जब हम इसको उष्मा देंगे तो ये उष्मा को पाकर ये अभिक्रिया करेगा। जैसे हमने उष्मा शोषी अभिक्रिया में देखा था कि जब जल H2O जो होता है वो उष्मा का अवशोषण करता है तो वाष्प में परिवर्तित होता है, अर्थात वो उष्मा से अभिक्रिया करता है। ठीक ऐसे ही FeSO4 फेरस सल्फेट उष्मा से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद Fe2O3 बनाता है प्लस H2O प्लस SO3, अर्थात उष्मा से अभिक्रिया करने के बाद फेरस ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। अर्थात जब फेरस सल्फेट उष्मा से अभिक्रिया करता है तो फेरस ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। सभी एग्जाम्पल्स को आप लिखते जाएंगे और प्लस साथ ही साथ समझते भी जाएंगे। अब हम समीकरण में लिख दिए जो एक क्रियाकलाप है। अब हम इस एक चीज और बाकी रहना, बाकी ये जो होता है ना, ये इसका रंग हरा होता है, लेकिन जब ये अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के बाद इसका हरा रंग गायब हो जाता है। और हमने पहले पढ़ा भी है कि रासायनिक अभिक्रिया में जब होता है तो उसमें रंग भी परिवर्तित होते हैं। इस तरह जब यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है तो उसमें इसका जो हरा रंग है वो गायब हो जा रहा है। और इस तरह Fe2O3 ये जो हमें प्राप्त हो रहा है वो ये सॉलिड है। वो सॉलिड है, सॉलिड को हम ठोस है उसको हम S से डिनोट करते हैं। और बाकी जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये दोनों गैसें हैं। इस तरह हम एक अभिक्रिया देख लिए। इस समीकरण को आप कमेंट में संतुलित करके कमेंट में डालेंगे। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमने पहले देखा था कि जो हम घरों की जब पेंट किया जाता है तो उसमें जो चूना को हम बनाते हैं तो CaO और H2O जब मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है CaOH2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घरों पे लग जाता है तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद उसका H2 होता है वो बाहर निकल आता है और तब वहाँ पे जो बनता है वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वो अधिक चमक प्रदान करता है। उसी को अब CaCO3 जो हमारे पास CaCO3 आया था उसको अगर हम उष्मा से अभिक्रिया करा दें, इसे भी हम उष्मा से अभिक्रिया करा दें तो हमें प्राप्त होगा CaO प्लस CO2, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का हम उष्मा से अभिक्रिया करा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त हो रहा है। इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ जो एकल ही पदार्थ है लेकिन अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, चूंकि हमारे बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं और एग्जाम्स में भी हमसे एग्जाम्पल्स ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं PbNO3 जो लेड नाइट्रेट होता है, इसको भी हम उष्मा से अभिक्रिया कराते हैं। ये भी हम जो उष्मा से अभिक्रिया तो PbO
प्लस N2 नाइट्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन। ये जब अभिक्रिया करता है तो हमें Pb यानी इसको लेड पढ़ते हैं और NO3 को नाइट्रेट पढ़ते हैं। 9 क्लास में हमने पढ़ा होगा कि कैसे किसी सूत्र को पढ़ा जाता है। तो इसको हम लेड नाइट्रेट पढ़ेंगे और जब लेड नाइट्रेट को ऊष्मा के साथ अभिक्रिया कराता है तो हमें लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। ये तो हमारा हो जाता है सॉलिड में और ये गैसीय रूप में निकल जाते हैं। ठीक वैसे ही ये भी सॉलिड प्राप्त होता है और ये गैस रूप में निकल जाता है। यहाँ तो हमने देखा कि एकल अभिकारक ऊष्मा से अभिक्रिया कर रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे कि एकल अभिकारक प्रकाश से भी अभिक्रिया करते हैं। एकल अभिकारक इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से भी अभिक्रिया करते हैं और वो कई नए प्रतिफल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं AgCl2। Ag को हम सिल्वर पढ़ते हैं। ये सिल्वर अर्थात चांदी का संकेत है Ag और Cl है क्लोरीन का अर्थात सिल्वर क्लोराइड। और इसको जब प्रकाश से अभिक्रिया कराया जाता है, यहाँ तक तो हमने देखा कि ऊष्मा से अभिक्रिया कराया जा रहा था और यहाँ पे हम देख ले जब ऊष्मा से अभिक्रिया कराया था तो ये जब तापन इसको दिया जाता है, ऊष्मा दिया जाता है, तो भूरे रंग का धुआं इसमें से बाहर निकल के आता है। और यहाँ हमने देखा था कि ये ग्रीन रंग का था। इस तीनों में तो हमने देखा था कि ऊष्मा से अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड है सिल्वर क्लोराइड है, ये धूसर रंग का होता है। इसका जो रंग होता है वो धूसर रंग होता है। और ऐसे तो हम देखते हैं कि सिल्वर का रंग सफेद होता है, चांदी का रंग सफेद होता है, लेकिन जब ये क्लोरीन से पहले अभिक्रिया कर लेता है तो ये धूसर रंग का हो जाता है। इस तरह में हमारे पास सिल्वर क्लोराइड और एकल उत्पाद अभिकारक है, लेकिन जब ये प्रकाश से अभिक्रिया कर लेता है तो ये हमें Ag प्लस Cl2 Ag और Cl2 हमें प्रतिफल के रूप में देता है। और इस तरह जो Ag हमें प्राप्त होता है वो एकदम शुद्ध सिल्वर प्राप्त होता है जो सफेद रंग का होता है और Cl2 हमें क्लोरीन प्राप्त हो जाता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जब प्रकाश से एकल अभिकारक अभिक्रिया कर रहा है तो दो नए प्रतिफल हमें दे रहा है और इसका कलर ये भी चला जा रहा है। एक और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं जो हमारे बुक में दिया होगा। बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सभी को हम समझते जाएंगे। सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये भी प्रकाश से अभिक्रिया करता है और जब ये प्रकाश से अभिक्रिया करता है तो ये हमें सिल्वर प्लस ब्रोमाइड प्रदान करता है। अर्थात ये भी प्रकाश से अभिक्रिया किया, हमें सिल्वर ब्रोमाइड प्रदान किया, अर्थात ये एकल अभिकारक है और दो प्रतिफल का निर्माण कर रहा है। और इसका हम श्याम पट फोटोग्राफी होता है उसमें हम इसका यूज करते हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में हम इसका यूज करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। इस तरह हमने ये तो देख लिया कि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक कई टुकड़ों में विभाजित होते हैं जो प्रकाश से भी अभिक्रिया करते हैं, ऊष्मा से भी अभिक्रिया करते हैं और विद्युत से भी अभिक्रिया करते हैं। अब हम एक नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया को देखेंगे। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, इस रासायनिक अभिक्रिया में होता यह है कि दो तत्व होते हैं और जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अर्थात हम इसका डिफिनेशन इस प्रकार दे लेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि कौन अधिक क्रियाशील तत्व है, कौन कम क्रियाशील तत्व है, अर्थात तत्वों की
क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ा है हमने, लेकिन हमने 10 क्लास में भी ये धातु और अधातु चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी एक चार्ट बना के दिया हुआ है कि कौन तत्व ज्यादा क्रियाशील है, कौन तत्व कम क्रियाशील है। और चूंकि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन दोनों को बनाने के लिए, समझने के लिए हमें तत्वों की क्रियाशीलता श्रेणी याद होना आवश्यक है ना। ये तो समझ गए किसे कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। Fe फेरस मतलब लोहा, CuSO4 कॉपर सल्फेट। और ये जब अभिक्रिया करते हैं तो ये जो Fe है, Fe हम क्रियाशीलता श्रेणी में पढ़ेंगे, जो Fe है वो Cu से अधिक क्रियाशील है। Fe है अधिक क्रियाशील है और Cu कम क्रियाशील है। इस तरह जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो Fe है वो Cu को विस्थापित कर देता है और स्वयं SO4 के साथ मिल जाता है, अभिक्रिया कर लेता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उनके विलयन से विस्थापित कर दे रहा है, उनके विलयन से हटा दे रहा है और वे खुद वहां पे आ जाए, अपना स्थान बना ले रहा है। ये CuSO4 ये नीला रंग का होता है और ये Fe है वो हम जानते हैं कि जो हमारा लोहा होता है वो जंग लगने के बाद मतलब भूरा हो जाता है, इसको छोड़ ही देता है। लेकिन हम जानते हैं कि CuSO4 नीले रंग का विलयन होता है और जब ये Fe से अभिक्रिया करता है तो ये FeSO4 बनाता है और Cu बाहर निकल जाता है। इस तरह इसका विलयन जो होता है वो विलयन तो समाप्त, मतलब CuSO4 का विलयन समाप्त हो जाता है और FeSO4 का विलयन आ जाता है। इसलिए इसका जो नीला रंग होता है वो गायब हो जाता है अभिक्रिया के बाद। अभिक्रिया के बाद ये इसका नीला रंग नहीं हो पाता। वैसे हमने देखा भी था कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग भी परिवर्तित होते हैं। इस तरह यहाँ पे Fe CuSO4 के साथ अभिक्रिया करता है और CuSO4 नीले रंग का होता है। अभिक्रिया के पश्चात FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्राप्त होता है और Cu हमें अलग मिल जाता है। ये भी जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीटेड है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, Zn अर्थात जिंक धातु। ये जो जिंक धातु है वो भी अधिक क्रियाशील है Cu से, अर्थात जो जिंक है वो Cu से अधिक अभिक्रियाशील है और ये जब अभिक्रिया करता है तो ठीक ऊपर की तरह होता है, अर्थात ये भी Cu को विस्थापित कर लेता है और अपना जिंक सल्फेट का विलयन बना देता है और कॉपर सल्फेट का विलयन समाप्त हो जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, Pb मीन्स लेड सीसा, CuCl2 अर्थात कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो ये भी जो Pb है वो Cu से अधिक अब इसका मतलब ये नहीं है कि Cu सबसे कम अभिक्रियाशील होगा, और भी तत्व हैं जो इससे कम क्रियाशील होंगे, लेकिन अभी Fe Cu से ज्यादा है, Zn भी Cu से ज्यादा और Pb भी Cu से ज्यादा है। और यहाँ पर जो कॉपर क्लोराइड है ये कॉपर सल्फेट है और ये भी कॉपर सल्फेट है। अब यहाँ पे Pb कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है तो लेड क्लोराइड बना ले रहा है और Cu को विस्थापित कर दे रहा है। इस तरह इन तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख रहे हैं कि अधिक क्रियाशील जो तत्व है वो कम क्रियाशील तत्वों को उनके विलयन से विस्थापित कर दे रहे हैं। इस तरह हम रासायनिक विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया समझ गए। अब हम द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया से मिलता जुलता ही है। हमने देखा था कि जो विस्थापन अभिक्रिया है उसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर दे रहे थे, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों दो तत्व होते हैं और दोनों एक दूसरे को विलयन से एक दूसरे को विस्थापित कर लेते हैं। इस तरह इसका डिफिनीशन हम इस तरह देंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया
जिनमें अभिकारकों के बीच उनके आयनों का एक दूसरे में आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो अभिक्रिया करते हैं, अभिकारकों के बीच उनके आयनों का आदान प्रदान आपस में होता है, उसे हम द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaSO4 सोडियम सल्फेट। Na को हम सोडियम पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा है। Na को सोडियम पढ़ते हैं और ये SO4 सल्फेट। और ये जब क्रिया करता है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दो अभिकारक हैं, और जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये जो Na है वो इसके साथ आके मिल जाएगा, और जो Ba है वो इसके साथ आके मिल जाएगा। अर्थात ये दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, और इसके फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है BaSO4 बेरियम सल्फेट और प्लस NaCl2। इस तरह हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। और ये जो NaCl2, ये तो रासायनिक सूत्र है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा था और बहुत कॉमन है। ये नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl2, और इसे हम अवक्षेप भी कहते हैं NaCl2 को। इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक दो अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान एक दूसरे से कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमारे भारतीय जो हमारा SCERT का बुक है उसमें तो अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम भारतीय भवन की बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी हमें पढ़ने को मिलता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। और अवक्षेपण अभिक्रिया को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि अवक्षेप किसे कहते हैं। विलयन में जो अविलय पदार्थ होते हैं उसे हम अवक्षेप कहते हैं। विलयन समझते हैं कि घोल, और उसमें जो अविलय पदार्थ जो विलय नहीं होते हैं उन्हें ही हम अवक्षेप कहते हैं। और रासायनिक इस तरह हम अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया का एक डेफिनेशन दे लेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। और ये जो हमने इसके ऊपर जो अभिक्रिया लिखी है ना, वो अवक्षेपण अभिक्रिया के भी उदाहरण हो जाएंगे, क्योंकि जो NaCl है वो यहाँ पे एक अवक्षेप प्राप्त हो रहा है जो सफेद रंग का होता है। इस तरह हमने अभी वियोजन अभिक्रिया देखा कि उसमें दोनों पदार्थ, एकल पदार्थ कई प्रतिफल में डिवाइड हो रहे थे। विस्थापन अभिक्रिया देखा जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित दे रहे थे उनके विलयन से। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा कि दो अभिकारक होते हैं और वे अपने आयनों का आदान प्रदान एक दूसरे से कर लेते हैं। लेकिन इन सब के साथ आपको मतलब ये अभिक्रिया के कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसके उदाहरण भी आपको याद होने चाहिए और समझ में आने चाहिए। इसलिए सारे रासायनिक अभिक्रिया को एक जगह लिखें और उसे हमेशा रिकॉल करते रहें, याद करते रहें, ताकि क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण और जो अभिक्रियाएं होती हैं जो समीकरण रूप में हमें दिया जाता है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। डेट्स ऑल। जय हिंद।